गुड मॉर्निंग। आज तुम लोग को हम हिस्ट्री एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, काम, आराम और जीवन। ठीक है। इससे पहले आप लोग को पता भी होगा, पहले से ही बताते आ रहे हैं कि रीडिंग सेक्शन के वीडियो देखने से पहले आपको 2, 3, 4 पेज कम से कम आपको रीडिंग कर लेना है बुक को। उसके बाद आप क्या करेंगे कि वीडियो देखने के बाद फिर उस पेज को पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप समझने की क्षमता बढ़ाएगी आपको उस पढ़ने से। उससे क्या होगा कि आप समझ पाएंगे कि हाँ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि लिटरेचर और इतिहास, भूगोल, ये सब क्या है, आप जब तक खुद से पढ़ोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा एक्सक्यूज कहाँ पे है जो हमको समझ में नहीं आ रहा। तो वो पॉइंट अब आपको लिख के रखना है ना, या अंडरलाइन करके लिखना है कि सर जब इस क्वेश्चन को गूगल क्लासरूम में भेजेंगे तो हम इस पॉइंट को पूछेंगे। समझ में आ रहा बात? ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे काम, आराम और जीवन, समकालीन विश्व में शहर। इसका हम लोग शहर की विशेषताएं पढ़ेंगे पहले। आइए सबसे पहले इस बात पर विचार करें कि एक तरफ शहरों और दूसरी ओर गांव व कस्बे के बीच हम क्या फर्क देखते हैं। पूर्व, निपुर और मोहनजोदड़ो जैसे शुरुआती कस्बे और शहर नदी घाटियों के आसपास विकसित हुए और वे अपने समय की अन्य इंसानी बस्तियों या आबादियों से बड़े थे। प्राचीन शहर केवल तभी बच सकते थे जब बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए भी भोजन का प्रबंध किया जा सके जो खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य काम करते हैं। राजनीतिक सत्ता, प्रशासकीय नेटवर्क, व्यापार और उद्योग, धार्मिक संस्थानों और बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र आमतौर पर शहर ही होते थे। मतलब मोस्टली जो ज्यादा महत्वपूर्ण काम सब हो रहा था वो सब कहाँ हो रहा था, तो शहर में। ठीक है। शहरी इलाके कई तरह के हो सकते हैं। कहीं समय समय पर लगने वाले बाजार होते थे हैं, तो कहीं स्थायी बाजार होते हैं, तो दूसरी ओर ऐसे छोटे कस्बे भी होते हैं जो बाजार के साथ साथ कानून, प्रशासन और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र भी हैं। शहरों के आकार और जटिलता में भी बहुत फर्क होता है। राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र प्राय शहर ही होते हैं। वे दस्तकारों, व्यापारियों और धार्मिक अधिकारियों को भी प्रश्रय देते हैं। शहर घनी आबादी वाले आधुनिक किस्म के महानगर भी हो सकते हैं, जहां से एक पूरे क्षेत्र के राजनीतिक व आर्थिक कामों को देखा जाता है और जिनकी आबादी बहुत बड़ी होती है। मतलब शहर का यहाँ पे बोला जा रहा है कि सब कुछ आर्थिक, धार्मिक, व्यापारी, दस्तकारों, ये सब का काम यहाँ पे राजनीतिक प्राधिकार, मतलब राजनीतिक ऑफिसर लोग भी सब इसी में रहते हैं और सारा कानून व्यवस्था सब कुछ यहीं से चलते रहता है, इसलिए यहाँ का आबादी बहुत बड़ा होता है। इस अध्याय में हम आधुनिक विश्व में शहरीकरण के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। महानगरीय विकास के उदाहरण के तौर पर हम 2 आधुनिक शहरों लंदन और बॉम्बे का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम लोग यहाँ पे 2 बड़े शहर के बारे में पढ़ेंगे, एक लंदन और दूसरा क्या, बॉम्बे। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी है। लंदन दुनिया का सबसे बड़ा महानगर है और 19वीं सदी में साम्राज्यवादी केंद्र रहा और साम्राज्यवादी केंद्र भी रहा ये। बॉम्बे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आधुनिक शहर है। बॉम्बे भी उसी तरह का एक शहर है। इंग्लैंड में औद्योगिकरण और आधुनिक शहर का उदय। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा असर डाला। इसके बावजूद 1850 के दशक तक भी, यानी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने के कई दशक बाद तक भी, ज्यादातर पश्चिमी शहर मोटे तौर पर ग्रामीण किस्म के शहर ही थे। मोटे तौर पर क्या थे? गांव के जैसा ही शहर था। लीड्स और मैनचेस्टर जैसे प्रारंभिक औद्योगिक शहर 18वीं सदी के आखिर में स्थापित किए गए। कपड़ा मिलों के कारण प्रवासी मजदूरों को बड़ी संख्या में आकर्षित कर रहे थे। 1851 में मैनचेस्टर में रहने वाले 3/4 से ज्यादा लोग ग्रामीण इलाकों से आए प्रवासी मजदूर थे। जो 3/4 लोग आए थे वो कहाँ से आए थे? प्रवासी मजदूर का मतलब क्या हुआ? जो अपने गांव बस्ती को छोड़कर शहर की तरफ गए काम करने के लिए, हो गए क्या? प्रवासी मजदूर, या दूसरे क्षेत्र से भी आएगा। आइए अब जरा लंदन को देखते हैं। 1750 तक इंग्लैंड को और वेल्स का हर 9 में से एक आदमी लंदन में रहता था।
हर 9 में से एक आदमी कहाँ रहता था? लंदन में। यह एक महाकाय शहर था जिसकी आबादी 6,75,000 तक पहुंच चुकी थी। 19वीं शताब्दी में भी लंदन इसी तरह फैलता रहा। 1810 में से 1880 के बीच 70 सालों में उनकी आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख यानी 4 गुना हो चुका था। हालांकि लंदन में विशाल कारखाने नहीं थे, फिर भी प्रवासी आबादी चुंबक की तरह उसी की तरफ खींची चली आती। गैरेथ स्ट्रेडमैन जोन्स के शब्दों में 19वीं शताब्दी का लंदन क्लर्कों और दुकानदारों, छोटे पेशेवरों और निपुण कारीगर, कुशल व शारीरिक श्रम करने वालों की बढ़ती आबादी, सिपाहियों, नौकरों, दिहाड़ी मजदूरों, फेरी वालों और भिखारियों का शहर था। लंदन में ये सब लोग रहते थे ज्यादा। लंदन की गोदी के अलावा मुख्य रूप से 5 तरह के बड़े उद्योग में बहुत सारे लोगों का काम मिलना हुआ था। बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे थे। ये उद्योग थे परिधान का मतलब क्या हुआ? कपड़ा, जूता उद्योग, लकड़ी व फर्नीचर उद्योग, धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योग, छपाई और स्टेशनरी उद्योग, शल्य चिकित्सा उपकरण व घड़ी जैसे सटीक माप वाले उत्पादों और कीमती धातुओं की चीजें बनाने वाले उद्योग। पहले विश्व युद्ध के दौरान लंदन में मोटर कार और बिजली के उपकरणों का भी उत्पादन होता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान लंदन में मोटर कार, जिसको हम लोग कार कहते हैं, और बिजली के उपकरण मतलब बिजली का बहुत सारा ऐसा सामग्री है जिसको बनाने के चाहिए, वो सब उत्पादन होने लगा। और विशाल कारखाना की संख्या बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि शहर की 3/4 नौकरियां इन्हीं कारखानों में सीमित हुई। मतलब लगभग 3/4 का मतलब क्या हुआ? अगर किसी चीज का 4 हिस्सा करें तो उसका 3 हिस्सा मतलब सिर्फ 1 हिस्सा बच गया, दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और 3 हिस्सा मतलब 4 में से 3 आदमी इसी सब कारखानों में काम कर रहे थे, और 1 हिस्सा यानी 1 आदमी किसी दूसरे चीज में काम कर रहे थे। अब है हाशियों के समय। जैसे जैसे लंदन बढ़ा वहां अपराध भी बढ़ने लगा। लंदन बड़ा हुआ तो क्या हुआ कि वहां अपराध बढ़ा। कहते हैं कि 1870 के दशक में लंदन में कम से कम 20,000 अपराधी रहते थे। इस दौर में आपराधिक गतिविधियों के बारे में अब हम काफी कुछ जानते हैं, क्योंकि उस समय अपराध व्यापक चिंता और बेचैनी का कारण बन चुके थे। पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित थी, परोपकारी समाज की नैतिकता को लेकर बेचैन थे, और उद्योगपति परिश्रमी व अनुशासित मजदूर वर्ग चाहते थे। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपराधियों की गिनती की गई, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी और उनकी जिंदगी के तौर तरीके की जांच की जाती थी। 19वीं सदी के मध्य में हेनरी मेहू ने लंदन के मजदूरों पर कई किताबें लिखी। वहां के जो 19वीं सदी में एक लेखक थे जो हेनरी मेहू थे, वो क्या किए, कई किताब लिखी। उन्होंने ऐसे लोगों की एक लंबी सूची भी बनाई जो अपराधों से ही अपनी आजीविका चलाते थे। किससे? अपने इन्हीं क्या कहता है, एक लंबी सूची बनाई जो अपराध से अपना एक आजीविका का मतलब क्या हुआ? अपना दिन जो खाने पीने के लिए पैसा होता है वो सारा चीज चला रहे थे। अपराधियों की इस सूची में दर्ज बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो मकानों की छतों से शीशा चुरा लेते थे। मतलब ऐसे भी लोग, चोर लोग थे यहाँ पे, जो छत के मकान से ही शीशा चुरा लेते थे, दुकानों से खाने की चीजें उठा लेते थे, कोयले के ढेर उठा ले जाते थे, यहाँ बारों पर सूखे कपड़े उठा ले जाते थे। दूसरी ओर ऐसे अपराधी भी थे जो अपने धंधे में माहिर थे, जिन्हें अपराधों को पूरी सफाई से अंजाम देना अच्छी तरह आता था। लंदन की सड़कों पर ठगों और जालसाजों, जेब कतरों और छोटे मोटे चोरों की भरमार रहती थी। जनता की अनुशासित करने के लिए शासन ने अपराधों के लिए भारी सजाएं तय कर दी, और लायक गरीब थे उन्हें रोजगार देने का इंतजाम शुरू किया। 18वीं सदी के आखिर में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में फैक्ट्रियों में बहुत सारी औरतें भी काम करती थी। वहाँ फैक्ट्री में बहुत सारे लोग भी काम करते। जैसे जैसे तकनीकी में सुधार आया, कारखानों में औरतों की नौकरियां छीनने लगी और वे घरेलू कामों में 1861 की जनगणना से पता चला कि लंदन में लगभग 2.5 लाख घरेलू नौकर हैं। उनमें औरतों का संख्या बहुत ज्यादा थी।
उनमें से अधिकांश हाल ही में शहर में आई थी। बहुत सारी औरतें परिवार की आय बढ़ाने के लिए अपने मकानों को भी इस्तेमाल करती थी और वे या तो किसी के भाड़े पर रख लेती थी या फिर घर पर ही रहकर सिलाई बुनाई, कपड़े धोने, माचिस बनाने जैसे काम करती थी। 20वीं सदी में हालात एक बार फिर बदले जब औरतों को युद्धकालीन उद्योगों और दफ्तरों में काम मिलने लगा तो वे घरेलू काम छोड़कर फिर बाहर आने लगी। मतलब अब औरत जो पहले काम जो बाहर करती थी, जो उनको नहीं मिला फिर से काम, तो घर में करने लगी। अब उनको जो है फिर से बाहर काम मिलने लगा। बहुत सारे बच्चों को भी मामूली वेतन के लिए कामों पर भेजा जाने लगा और बहुधा उनके माँ बाप ही उन्हें काम पर भेजे थे। मतलब अधिकतर जो है उनके माँ पिताजी ही उनको काम पर। 1880 के दशक में दो बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक लिखने वाले पादरी एंड्रू मीनर्स ने इस बात पर रोशनी डाली कि लंदन के अल्प वेतन कारखानों में मजदूरी करने के बजाय अपराध ही ज्यादा फायदेमंद क्यों। मतलब जो अपराध करते थे वो ज्यादा फायदेमंद था और काम करना नुकसान देता। माना जाता है कि 7 साल का एक बच्चा चोरी चकारी करके हर हफ्ते आराम से 10 शिलिंग 6 पेंस कमा सकता था। अगर इसी उम्र का कोई लड़का उस चोर के बराबर कमाना चाहे तो उसके लिए उसे हफ्ते में माचिसों के 56 डिब्बे यानी रोजाना 1296 माचिस बनानी पड़ेगी। तब 1870 के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून, जब पढ़ाई लिखाई का बात चलने लगा 1870 के कानून के अनुसार, और 1902 के लागू किए गए फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों को औद्योगिक कामों में से बाहर रखने की व्यवस्था लागू कर दी गई। मतलब उद्योग में इन लोगों को नहीं लगाना। अब आवास, औद्योगिक क्रांति के बाद लोग बड़ी संख्या में शहरों की तरफ रुख करने लगे। बहुत ज्यादा लोग एक साथ जब जाने लगे तो लंदन जैसे पुराने शहर नाटकीय रूप में बदलने लगे। मतलब पूरा भीड़ भाड़ वाला जो शहर हो गया। फैक्ट्री या वर्कशॉप मालिक प्रवासी कामगारों को रहने की जगह नहीं देते थे। जहाँ पे वो काम कर रहे उनको रहने का जगह नहीं देते। फलस्वरूप जिनके पास जमीन थी ऐसे अन्य लोग ही इन नवागंतुकों के लिए सस्ते और सामान्यतः असुरक्षित टेनमेंट्स, मतलब अपार्टमेंट, ठीक है, काम चलाओ बनाने लगे। और यूं तो गांव में भी गरीब खूब थे, लेकिन शहरों में तो बहुत घनी और साफ दिखाई पड़ती थी। 1887 में लिवरपूल के एक जलपोत मालिक चार्ल्स बूथ ने लंदन के ईस्ट इंड यानी पूर्वी छोर में लंदन के अल्प कुशल मजदूरों का पहला सामाजिक सर्वेक्षण किया। उन्होंने पाया कि लंदन के कम से कम 10 लाख लोग बहुत ही गरीब, 10 लाख लोग बहुत ही गरीब और उनकी औसत उम्र 29 साल से ज्यादा नहीं। बूथ ने पाया कि इन मजदूरों के किसी वर्कशॉप, अस्पताल या पागल खाने में मरने की संभावना ज्यादा है। मतलब ज्यादा लोग मर रहे हैं। चार्ल्स बूथ ने अपने सर्वेक्षण में निष्कर्ष निकाला कि लंदन को अपने निरंतर नागरिकों को बसाने के लगभग 4 लाख कमरे बनाने होंगे। कुछ समय तक शहर के खाते पीते बासिंदे यही मांग करते रहे कि झोपड़पट्टियों को साफ कर दिया जाना चाहिए। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि झोपड़पट्टी को हटा देना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे लोग इस बात को समझने लगे कि शहर के गरीबों के लिए भी आवास का इंतजाम करना जरूरी है। अब लोग समझने लगे कि शहर के गरीब लोगों के लिए भी क्या चाहिए, जो घर है। इस बढ़ती चिंता के क्या कारण थे? पहली बात तो यह थी कि गरीबों के एक कमरे वाले मकानों को जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा माना जाने लगा था कि मतलब एक कमरा में रहेंगे तो ज्यादा खतरा होगा। इन मकानों में भीड़ रहती थी, वहाँ हवा निकासी का इंतजाम नहीं था और साफ सफाई की सुविधाएं नहीं थी। दूसरा, खस्त महल मकानों के कारण आग लगने का भी खतरा बना रहता था। मतलब सब एक साथ सटा हुआ है और एक घर में अगर आग लगा तो सब जगह आग लग सकता था। तीसरा, इस विशाल जनसमूह के कारण सामाजिक उथल पुथल की आशंका दिखाई देने लगी। 1917 में रूसी क्रांति के बाद यह डर काफी बढ़ गया। लंदन के गरीब कहीं विद्रोह न कर डाले, इस आशंका से निपटने के लिए मजदूरों के लिए आवासीय योजनाएं शुरू की गई। अब जो है उनके लिए एक आवास का योजना शुरू कर दिया। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और जैसा आप लोगों को पहले से बताया जा चुका है कि आपको वीडियो रीडिंग सेक्शन का देखने से पहले आपको क्या करना है, 2 से 3 पेज कम से कम पढ़ना है। पढ़ने के बाद रीडिंग सेक्शन वीडियो देखेंगे, उसके बाद पुनः फिर से आप क्या करेंगे, रीडिंग सेक्शन वीडियो में जहां तक पढ़ाया गया है वहां तक आप पेपर पढ़ेंगे। पढ़ने से आपके अंदर की जो इसको समझने की क्षमता है वो ज्यादा बढ़ेगा और इसका आधारित चूंकि इतिहास है, इसका हर क्वेश्चन से बड़ा बड़ा होगा तो उसको आपको लिखने में, याद करने में भी और लिखने में भी सुविधा होगा। माइंड में आपका कहानी के जैसा याद रहेगा। ठीक है,
और बहुत सारा बात है कि हम लोग गूगल क्लासरूम जो स्टार्ट हुआ है वो मंगलवार को फिर स्टार्ट हो जाएगा। 1-2 दिन के लिए रविवार और मंडे में राखी था, उसके चलते छुट्टी दिया गया। मंगलवार को सुबह फिर 6 बजे चलेगी। आपको क्या करना है, इसमें सिविक्स और बायो का भेज दिया गया है। जो भी आपको दिक्कत है उस वीडियो को देखने के बाद उसमें जो भी आपको दिक्कत है अंडरलाइन करके रखें, बनाकर रखें, और उस लेसन का लेसन 1 दोनों का है उसको आपको बताया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा जहां भी उसको आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। साथ ही साथ घर में गर्म पानी पिए। अभी जिस तरह से कोरोना फैल रहा है उसके अनुसार घर में ज्यादा से ज्यादा रहें, भीड़ भाड़ क्षेत्र में न जाएं। ये नहीं कि वहाँ उत्सुकता से जाएं कि वहाँ क्या हुआ देखने का, ऐसा नहीं करना। कोशिश करें घर में पढ़ें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जब होगी तो वो ये नहीं बताया जाएगा आपको कि आपकी पढ़ाई स्कूल बंद थी, ठीक है। उस समय आपको प्रॉब्लम होगा। आप ये सोचोगे कि छोड़ो ना, अभी कौन पढ़ रहा है, जब स्कूल खुलेगा तब पढ़ेंगे, तो 2 दिन में आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत तेज हैं, ठीक है। और जो मास्टर से आप पढ़ेंगे वो भी बहुत तेज होंगे, जो 2 दिन में आपका पढ़ाई को कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। तो उस समय बोर्ड एग्जाम आपके लिए खिलवाड़ रहेगा। क्रिकेट मैच 1 दिन की प्रैक्टिस में जीता नहीं जा सकता, ठीक है ना। उसी तरह से क्रिकेट मैच है। तो पढ़ाई को पढ़ाई की तरह से कीजिए और थोड़ा पढ़िए, लेकिन जितना मन लगे उतना पढ़िए, लेकिन पढ़िए, रेगुलर रहिएगा, कंटिन्यूटी बना के रखिएगा, तो जरूर है कि आप सफलता हासिल करेंगे। और जो बात हम बोलते हैं हमेशा कि माँ पिताजी को प्रत्येक दिन प्रणाम करना है, उनकी रिस्पेक्ट करना है, साथ ही साथ घर में ज्यादा गर्म पानी पीना है। ओके, बाय।